गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए सेकेंड ईयर हम पढ़ रहे थे स्टोरी हमारी 3 क्वेश्चंस। कल हम एक स्टोरी शुरू करी थी हमने जो हमारे कोर्स में है। हमने स्टोरी शुरू करी थी कि 3 क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। उसमें अलग अलग तरीके के एक राजा होता है, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि उसको सबसे ज़्यादा मतलब विद्वान बनना होता है। तो उसने 3 क्वेश्चन अपनी सभा में रखा सबके सामने। मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए क्या क्या हमने पढ़ा था। तो जब उसको कोई सेटिस्फिकेशन वाला जवाब नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, एक साधु के पास जाता है अपने जवाबों को ढूंढने के लिए। वो देखता है कि मैं किसी साधु से अपने सवालों के जवाब ढूंढता हूँ। तो जब वो एक साधु के पास जा रहा होता है रास्ते में, तो अपना वेश और अपनी जो पहनावा है सब कुछ वो चेंज कर लेता है। वो सोचता है कि एक नॉर्मल इंसान बन के जाता हूँ मैं। ठीक है, स्टोरी हम पढ़ रहे थे, हमारा हिंदी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि वहां तक हमने पढ़ लिया था कि राजा तथा सन्यासी से मिलकर उस आदमी के वस्त्रों को ढीला किया। जब वो वहां पे जाते हैं तो वो राजा और वो उसके सवालों का, साधु जो है उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। वो क्या कर रहा होता है, उस टाइम पे जमीन खोद रहा होता है। वो जमीन खोदता रहता है, लेकिन वो साधु उसके राजा के जवाब का, सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। तो जब जवाब नहीं देता है तो जवाब नहीं देने के कारण साधु, सॉरी वो राजा उससे बार बार सवाल करता है। इतने में एक दौड़ते हुए आदमी आता है जिसके पेट में छुरा लगा हुआ होता है। ठीक है, छुरा लगा हुआ होता है तो वो दौड़ता हुआ आदमी आता है। तो उस टाइम पे वो उसके पास में आके गिर जाता है। तो साधु और जो राजा है वो उसकी सेवा पानी करने लग जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और उसको देखभाल करते हैं। फिर रात हो जाती है, रात होने पे सारे लोग आपस में सो जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इसी बीच सूर्य छिप चुका था तथा मौसम ठंडा हो गया था। जो सूरज जो था वो छिप गया और रात क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसलिए सन्यासी की मदद से राजा घायल व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले गया। सन्यासी की मदद से राजा और सन्यासी दोनों मिलके उस घायल व्यक्ति को उठा के झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं। वहां बिस्तर पर लिटा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। और राजा अपनी यात्रा के कारण, इतनी देर परिश्रम करने के कारण इतना थक गया था कि वह जमीन पर लेट गया और शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया। और जो राजा तो था वो भी थक जाता है, क्योंकि एक तो वो इतनी दूर से चल के आया हुआ होता है, दूसरा फिर बाद में उसके साथ वो खेती, मतलब वो खोदना भी करता है, खोदने का काम भी करता है। इस वजह से उसकी क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। थकान होने के कारण वो सो जाता है, वो भी सो जाता है, उसको भी वहां पे नींद आ जाती है। पूरी रात सोया रहा। जब वह प्रातःकाल जगा तो उसने यह याद करने में काफी समय लगा कि वह कहाँ था और वह दाढ़ी वाला अजनबी कौन था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब वो सुबह जगा राजा, क्योंकि वो राजा था, राजा की तरह रहता था हमेशा, और एकदम से उसने अपने आप को चेंज करके वहां पे आया, तो सुबह उसको काफी टाइम लग गया ये सोचने में, होश में आने में कि मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ और मतलब मैं कहाँ हूँ। और ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है, जो भागता हुआ जो रात को आया, जिसके पेट में चाकू वाकू लगे हुए थे, वो कौन था। तो वो इस चीजें सोच रहा था सुबह। ठीक है, जो बिस्तर पे लेटा हुआ था अपनी चमकती हुई आंखों के साथ बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा और कि मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने ऐसा तब कहा जब उसने देखा कि राजा जग गया उठा था और उसकी तरफ देख रहा था। जब वो राजा जग उठा था तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति भी आंखें खोल के वहीं पे लेटा हुआ था। तो वो उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो या मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे कोई शिकायत नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं। तो राजा उसको बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मेरे को तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है, मैं किस बात के लिए आपको माफ कर दूं, किस बात की क्षमा मांग रहे हो, किस बात की सॉरी मांग रहे हो मेरे से। उस व्यक्ति ने कहा आप मुझे जानते नहीं किंतु मैं आपको जानता हूँ। उसने कहा कि आप मेरे को नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए शपथ खा रखी थी। और
बोलता है कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए शपथ खा के बैठा था, क्योंकि आपने मेरे भाई को प्राणदंड दिया था और उसकी संपत्ति हथिया ली थी। बोलता है कि आपने मेरे बड़े भाई को प्राणदंड दिया था, मृत्युदंड दिया था, और उसकी जो संपत्ति थी वो भी आपने हथिया ली थी। मैं जानता था कि आप सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हुए थे तथा मैं आपको वापसी पर मारने का निश्चय किए हुए था। बोलता है कि मुझे पता था कि आप अकेले गए हो साधु से मिलने के लिए, और मैंने ये सोच रखा था कि आप वापस आओगे तो मैं आपको वहीं पे रास्ते में खत्म कर दूंगा, रास्ते में ही उनको मार दूंगा मैं। ठीक है, जैसे आगे जस्ट देन ए बियर्ड मैन कम रनिंग देयर, ही वॉज बैडली वॉन्डेड, ही वॉज क्राइंग विथ पेन, ही फेल डाउन एंड फेंट, द किंग नर्स्ड हिम विथ लविंग केयर, ही वॉश्ड हिज वोंड एंड बैंडेड इट, द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वाज नॉट क्वाइट, द किंग वाज डियर ट्राइड, he lay down on the ground and was soon fast asleep. When he woke up it was morning. ठीक है, the bearded man was already awake. He requested the king for forgive him. He told the king who he was. He said that he was the king's enemy. कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। He had come to there to kill the king, but he was found out by the king's bodyguard who wounded him. क्या कहता है वो आगे, रास्ते से अकेले गए हुए हो तथा मैं अपने आपकी वापसी पे मारने का निश्चय किया हुआ था, किंतु दिन बीत गया और आप लौट कर नहीं आए। बोलता है कि लेकिन क्या हुआ कि दिन बीत गया और आप वापस लौट के नहीं आए, तो इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। वो जहाँ पे वो जंगल में छिपा हुआ था, बोले कि मैं आपको ढूंढने के लिए कि आप कहाँ गए हो, तो मैं अपने स्थान से बाहर निकल के वहाँ पे आ गया, किंतु आपके अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। लेकिन जो आपके बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे को उन्होंने छुरा मार दिया। बट the man was deeply touched by the king's kind treatment, so he begged the king to forgive him. फिर मुझे घायल कर दिया, मैं किसी तरह से उनसे बच निकला। अधिक खून बहने से मेरी मृत्यु हो गई होती यदि आप मेरे घाव पर उनसे पट्टी न करते। अगर आप मेरे को ट्रीटमेंट नहीं देते, अगर मेरा ख्याल नहीं रखते, तो क्या होता है कि मेरी डेथ भी हो चुकी होती और मैं मर भी चुका होता अब तक। तो मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरा जीवन बचा दिया। वो बोलता है कि मैं तो खुद आपको मारना चाह रहा था, लेकिन आपने क्या किया, उल्टा आपने मेरा ही जीवन बचा दिया। अब यदि मैं जीवित रहा और यदि आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपके सबसे अधिक स्वामी भक्त दास के रूप में आपकी सेवा करूंगा, तो मैं अपने पुत्रों से भी कह दूंगा कि मैं ऐसा ही करें। अब वो बोलता है कि मैं आपके प्रति इतना कृतज्ञ हो चुका हूँ, इतना मतलब आभारी हूँ कि आपका मेरे को एहसान है कि अगर मैं जीवित भी रहा तो मैं चाहूँगा कि मैं लाइफ टाइम आपके दरबार के अंदर एक स्वामी भक्त सेवक की तरह काम करूँ, और मैं मेरे बच्चों को भी कह दूंगा कि वो भी आगे ऐसे ही करते रहे। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न था कि उसने इतनी आसानी से अपने शत्रुओं के साथ शत्रुता समाप्त कर ली और उसे एक मित्र के रूप में प्राप्त कर लिया था। उसने उसे केवल क्षमा ही नहीं किया, अपितु यह भी कहा कि वह उसकी सेवा के लिए अपने नौकर तथा अपना चिकित्सक भी भेज देगा। उसने उसे उसकी संपत्ति लौटाने का भी वायदा किया। अब राजा इतना ज़्यादा खुश हो चुका था कि उसने सोचा है कि यार मैंने तो इतनी आसानी से अपने दुश्मन को ही अपना दोस्त बना लिया, और मतलब कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लूँगा। तो इस तरीके से बोलता है कि कोई बात नहीं है, आप ठीक से रहिए और मैं अपने जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं और जो नौकर है आपकी सेवा के लिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हो तो मैं इतने टाइम तक तुम्हारे घर पे ही मैं तुम्हारे ट्रीटमेंट करवाता रहूँगा, और जो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है जो भी मैंने ली हुई है वो मैं आपको वापस लौटा दूँगा। राजा घायल आदमी को वहीं छोड़ बाहर बरामदे में गया और इधर उधर सन्यासी के लिए नजर दौड़ाई। अब वो घायल आदमी को छोड़ के, अब तो उसको तो क्या अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, उसको तो मतलब ही नहीं था। उसने तो मतलब एज ए ह्यूमैनिटी के हिसाब से, मानवता के हिसाब से उसने उसकी
सेवा कर दी कि चल ठीक है, ये भी ऐसे चोट खाया हुआ है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। अब वो फिर बाहर जाता है और बाहर जाके उस साधु को वो ढूंढता है कि साधु कहाँ चला गया, क्योंकि उसको उसके सवालों के जवाब चाहिए। वो तो जवाब लेने के लिए आया, तो वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। महल वापस लौटने से पहले वह चाहता था कि एक बार फिर सन्यासी से अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रार्थना करे। अब वो वापस आने से पहले चाहता था कि एक बार वो फिर से सन्यासी से, साधु से बोले कि मेरे सवालों का एक बार लास्ट टाइम आप जवाब देते हो तो दे दीजिए। सन्यासी बाहर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो पिछले दिन खोदी गई थी। अब जो सन्यासी है वो बाहर अपनी जो क्यारियां वो खोद रहे थे, उसमें बैठ के वो बीज बोना शुरू कर रखा था। राजा उसके पास गया और बोला, हे बुद्धिमान प्राणी, मैं अंतिम बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो बोलता है हे बुद्धिमान प्राणी, जैसे साधु को आज्ञा से मतलब इज्जत से बोलता है कि मैं लास्ट बार आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे सवालों का आप जवाब दे दीजिए। सन्यासी ने राजा की तरफ देखते हुए जो उसके समीप खड़ा हुआ था कहा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है। वो बोलता है कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही दिए जा चुके हैं। अब राजा चक्कर में पड़ गया कि पहले कब दे दिए प्रश्नों के उत्तर, कल से तो मतलब क्यारी खोद रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, उत्तर तो दिए ही नहीं उसने। लेकिन साधु बोलता है कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। राजा बोला, आपने कैसे उत्तर दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं आप कहना क्या चाह रहे हो। सन्यासी बोला कि क्या आप नहीं समझ सकते कि यदि तुम मेरे कमजोर शरीर पर दया न करते और मेरे लिए इन क्यारियों की खुदाई न करते और यहाँ से अपने रास्ते चले गए होते तो उस आदमी ने तुम पर हमला कर दिया होता और तुम मेरे पास में ठहरने के बारे में पछताते। तो वो बोलता है कि अगर उस टाइम पे, जिस टाइम मैं क्यारियाँ खोद रहा था, अगर उस टाइम पे तुम मेरे ऊपर दया नहीं करते या तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये बेचारा बूढ़ा है, साधु और कमजोर है, मैं इसकी हेल्प कर दूं, ऐसे नहीं करते, अगर आप यहाँ से चले गए होते और रास्ते में आपके शत्रु ने आपके ऊपर हमला कर दिया होता तो आप उस टाइम ऐसे सोचते कि अच्छा होता मैं वहीं रुक जाता या फिर मैं सुबह आ जाता तो मेरे साथ ये दुर्घटना नहीं होती। तो इस तरीके से साधु उसको समझाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब तुम क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे प्रति भलाई करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो अब इस चीज के अंदर तीनों सवालों के जवाब उनको मिल जाते हैं कि उस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम में जो आपके सामने है, जो काम आपके सामने, जो व्यक्ति आपके सामने, वही आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो उसको ये बोलता है कि उस टाइम पे आपने मेरी मतलब सेवा करी, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था और उस टाइम मैं आपके सामने था, ये सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था आपका। और मेरे प्रति भलाई करना, अपनों के प्रति भलाई करना। तीनों सवालों के जवाब ऑटोमेटिक निकल के आ गए कि सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा है कि जब जिस टाइम पे आप जहाँ पे हो, जो काम कर रहे हो, वो काम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो है जो आपके सामने है, जहाँ प्रेजेंट में आप जिसके साथ हो, वो आदमी सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपकी लाइफ का है। तीसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है कि जो व्यक्ति आपके साथ है, जो लोग आपके साथ है, उनकी भलाई करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बाद में जब वह व्यक्ति भागता हुआ हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब उसकी सेवा कर रहे थे। बोले कि जब बाद में वो व्यक्ति भागता हुआ हमारे पास में आया तो तुमने मुझे छोड़ के उसको अटेंड किया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस टाइम प्रेजेंट वो था। तो उस टाइम पे मतलब इतना सा डिफरेंस है कि पहले तो साधु इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमारा एक्शन चेंज हुआ, जैसे ही हमारा काम चेंज होता है, तो हमारे लिए जो दूसरी चीज सामने होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम उसको जरूरत थी। तो उसमें यही बताया, हमारे पास आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे, जब तुम उसकी पट्टी वट्टी बांध रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? उसकी सेवा करने का था। क्योंकि यदि तुम उसके घावों की पट्टी न करते तो तुम्हारे साथ सुलह किए बिना ही उसकी मृत्यु
हो जाती। अगर उसकी पट्टी नहीं करते, उसको आप बचाते नहीं, तो सुलह होती नहीं और उसकी मृत्यु हो जाती। वो तो मर जाता, लेकिन उसके दुश्मन वहाँ पीछे मतलब तैयार ही रहते, वो दुश्मनी खत्म ही नहीं होती। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पे जो काम कर रहा था, वो करना काम क्या था, उसकी पट्टी करना, उसकी डॉक्टरी जो कर रहा था, वो उसको ट्रीटमेंट जो दे रहा था, वो उस टाइम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो था जो जिसके पेट में चोट लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे क्या है? He said that he was the king enemy. He had come to kill the king, but he was found out by the king's bodyguard who wanted him. The man was deeply touched by the king's kind treatment. So he begged the king to forgive him. He promised to serve the king in his slave. The king forgave him very gladly. When the king once again requested the hermit to the answer this question, he told the king that his question has been answered. The incident of the previous day has proved three things. Now is the most important time, and most important man is he with whom it is at present. The most important thing is to do with him good. तो तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या निकल के आते हैं? निकल के आते हैं, पहले का आंसर है नाउ। नाउ मीन्स अभी। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। नाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। ठीक है, दूसरा आंसर आपका जो आता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इज the most important man is he with whom he with whom he is at present. And third is that the most important thing is to do him good. ठीक है, फिलहाल जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी प्रेजेंट का। प्रेजेंट टाइम, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट पर्सन एंड गुड, डू हिम गुड, भला करना, अपनों का, सामने वालों का भला करना। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से ये तीनों आंसर निकल के आ गए। किस तरीके से? सबसे पहले जब वो व्यक्ति उस साधु के, जब वो राजा उस साधु के पास पहुंचता है, तो वो उसको खेती कर रहा होता है, वो डिगिंग कर रहा होता है, तो वो देखता है कि वो अपने सवालों के जवाब मांगना चाहता है, लेकिन साधु उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो वो देखता है कि इस टाइम पे किस चीज़ की जरूरत है। उस टाइम पे उसको जरूरत होती है साधु की हेल्प करने की, उसकी मदद करने की। ठीक है,
तो उसकी मदद करने के लिए वो उसके साथ खेती करना शुरू कर देता है। खेती करने की वजह से वो थक जाता है और रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो वो सोचता है आज रात को मैं साधु के साथ ही रुक जाता हूँ और कल सुबह मैं उसके जवाबों लेके, जो जवाब थे, सवाल थे, उनके जवाब लेके निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि उस टाइम प्रेजेंट टाइम पे सबसे पहले कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट कौन सा था, वो प्रेजेंट टाइम था जब वो साधु के साथ में था। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति कौन था, हर्मिट था, ठीक है, हर्मिट था यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क क्या था, उसकी हेल्प करना, ठीक है। इस टाइम पे ये इसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसमें इस टाइम पे ये तीनों काम किए जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है, वो जान जाता नहीं है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन सेम इंसिडेंट में हम देखते हैं उसी टाइम पे जब दूसरा व्यक्ति आता है, तो दूसरा व्यक्ति कौन आता है, उसका जो एनिमी था, ठीक है, ये था यहाँ पे व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। टाइम सेम है, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है। और यहाँ पे काम क्या है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करना, काम भी उसका चेंज हो गया। पहले उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन जब टाइम बदला, जो प्रेजेंट टाइम क्या था, शाम का टाइम हो गया, तो उस टाइम पे जो प्रेजेंट टाइम था वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था। और उसके लिए इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन था उस टाइम पे, ये था उसका एनिमी। और इम्पोर्टेंट वर्क उसका क्या था, उसकी ट्रीटमेंट करना। अगर जब उसने ये काम किए तो उसकी डेथ होने से बच गई, वो मरने से बच गया। लेकिन जब उसने ये वाले काम किए तो उसकी जो एनिमी था, उसका जो दुश्मन था, उसकी दुश्मनी खत्म हो गई। वो मतलब दोनों काम हो गए, उसके दोनों भले के काम हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी में समझ में आया। हमने आगे देखा, तुम उसकी सेवा कर रहे थे क्योंकि यदि तुम उसके घावों की पट्टी न करते और तुम्हारे साथ सुलह किए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जो तुमने उसके साथ किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसलिए याद रखो, केवल एक ही समय होता है जो महत्वपूर्ण होता है, वर्तमान का समय, प्रेजेंट का टाइम। हमेशा याद रखो कि प्रेजेंट का जो टाइम है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में होता है। आज का जो टाइम है, आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये टाइम वापस आपकी लाइफ में नहीं आएगा। आज के टाइम को भी यूटिलाइज करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, आप अपने आगे की मतलब चीज़ें डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है। लेकिन आज जो टाइम चला जाएगा वो कभी भी लौट के नहीं आएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि केवल यही ऐसा समय होता है जब हमारे पास कोई शक्ति होती है, ठीक है। यही टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम में पावर होती है, हमारे पास क्या होती है, पावर, ठीक है। कई लोग होते हैं कि सही टाइम पे तो काम करते नहीं, उसके बाद में 2 4 5 साल निकल जाती है, तब बोलते हैं अरे यार मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, अरे यार मेरे 3 साल खराब कर दी, अरे यार मैं ये डिग्री ले लेता, मैं वो कर लेता। तो वो कर लेता हो जाता है, वो जब उस टाइम पे थे, उस टाइम पे उनको इस चीज़ की अकल नहीं थी, इस चीज़ का पता नहीं था कि हमें क्या करना है। लेकिन आप अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अभी क्या करना है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या आपका, प्रेजेंट टाइम, ठीक है। क्योंकि केवल यही ऐसा समय है जो हमारे पास कोई शक्ति होती है। सबसे जरूरी व्यक्ति वह होता है जिसके साथ हम उस समय होते हैं, क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि किसी अन्य के साथ हमारे संबंध हो पाएंगे अथवा नहीं, ठीक है। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति आपकी लाइफ में वो होता है जो आपके पास सामने जिस टाइम पे है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे जाके आपके रिलेशंस किससे बनेंगे, किससे टूटेंगे, किससे रहेंगे, क्या होगा, किसी को नहीं पता होता। लेकिन प्रेजेंट में जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं वो ही आपकी लाइफ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है।
तथा सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के प्रति भलाई करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि जिसके साथ आप हो उस व्यक्ति की भलाई करना ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है। ठीक है, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य के लिए ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। सिर्फ इसीलिए हमें भगवान ने कौन सा जीवन दिया है? मनुष्य का जीवन दिया है, इंसानियत बनाया है। इंसान बनाया है किस लिए? इंसानियत करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए। कभी भी दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ज्वेलसी हो गई, ईर्ष्या हो गई, गुस्सा हो गया, किसी से जलना, किसी के बुरा सोचना, किसी के बारे में गलत टिप्पणी करना, गलत कमेंट करना, ये सब चीज़ें आपके नेचर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका नेचर बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तब आपको खुद को फील होगा कि हम खुद भी इतने ही अच्छे हैं। जैसे वर्ड आप यूज करोगे किसी के लिए, घूम फिर के वैसे ही वर्ड आपके पास आएंगे। इसलिए अगर आप किसी की भलाई करते हो तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वही चीज़ आपकी लाइफ में आती है और कोई आपका भला करता है। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वही चीज़ घूम के वापस आती है। एक सर्किल है ये लाइफ का एक सर्किल है। इसमें आप जैसा करते जाओगे वैसा ही आपको मिलता जाएगा। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ये पक्का 100% श्योर है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आप भुगतोगे। ठीक है, तो इस कहानी के द्वारा हमें ये 3 क्वेश्चन इसलिए दिए गए थे, एक मोरल दिया गया है इस कहानी में कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, तीनों चीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरी पूरी समझ में आ गई हो, आप अच्छे से और रीड कर लेना स्टोरी को। मैं PDF फाइल सेंड कर दूंगी पूरी स्टोरी की, फिर आप अपनी PDF फाइल से, आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप बुक्स से स्टोरी को पढ़ लेना आज। ठीक है, आज की क्लास यही हम फिनिश कर रहे हैं।